नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? बच्चा पार्टी, जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करती जा रही हूँ, पेपर सॉल्व करवाती जा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और आज हम करने जा रहे हैं मैथ बेसिक का सेक्शन ए, पेपर 3 का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि पेपर 3 के सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए ना बच्चों। शुरू करने जा रहे हैं हम लोग मैथ बेसिक पेपर 3 का सेक्शन ए। आइए देख लेते हैं क्या है सेक्शन ए के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन एमसीक्यू का आता है, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू डैश। तो उसको सॉल्व करना होगा। सेक रेज टू 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लें। ठीक है, तो 4 में से 2 बाहर आ गए, 2 अंदर रहेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है ना बेटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 1 को अंदर ले लो और 10 को बाहर ले लो। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर टेन स्क्वायर लिख दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर तो ऐसी कोई फॉर्म बन ही नहीं रही है, मतलब कि हमें एक और काम करना पड़ जाएगा। देखो बेसिकली सेक में तो कुछ है ही नहीं, 3 तो हमारे पास सिर्फ 10 में ही है, मतलब कि आंसर टेन थीटा में ही आना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है, यही वाली। सेक स्क्वायर को 10 में, तो मैं 10 को वहाँ पे लेके जाऊँ तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने 10 को वहाँ पे लेके गई, तो सेक स्क्वायर की जगह पर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देती हूँ। एंड टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 1 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 10 इज टू 4 थीटा। ऑप्शन बन रहा है स्क्वायर प्लस, ये रहा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 इज टू 4 थीटा, सी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP k 3k 5k इज डैश। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, a कितना है k, d क्या होगा 3k माइनस k दैट इज 2k। Sn की फॉर्मूला क्या होती है, n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d। So Sn is equals to n upon 2k प्लस n माइनस 1 2k। ठीक है, 2k बाहर निकाल दूँ मैं, तो n अपॉन 2k, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे n माइनस 1, 2 कैंसिल। ये मैंने स्पेस क्यों कम छोड़ दी, यहाँ ध्यान दो। तो Sn इज इक्वल्स टू, ठीक है, n इंटू के, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 गया, क्या बचेगा n, क्या हो जाएगा n स्क्वायर के, एन स्क्वायर के इज द सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। ए और डी तो हमने निकालना सीख लिया ना, वो तो पता ही है। ठीक है, एस एन वाली फॉर्मूला लगा दी, एस एन वाली फॉर्मूला में ए की जगह पर के लगा दिया, डी की जगह पर 2k लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2k और यहाँ पे 2k कॉमन निकाल दिया, इसकी जगह पर 1 ले लिया प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो 1 1 कट गया और यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कंपेयर कर लूँ तो ए की जगह पर 1, बी की जगह माइनस 4, सी की जगह 7। फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 7, 16 माइनस 8 कितना आएगा, क्यों, अच्छा 7 है ना, 4 7 ज़ा 28। हाँ, तो 28 माइनस 16 12 माइनस 12, तो बी ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 8 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज डैश। देखो अब पहले इसको समझो बेटा, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना होगा। अब -3, 8 मतलब कि x नेगेटिव में है, समझो ये पॉइंट है -3, 8। ठीक है, ये वाली y एक्स एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे 8, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब क्या रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। ठीक है, ये y एक्सिस पे ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर माना जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, तो कितना गैप होगा, ये गैप और ये गैप सेम होगा, तो ये वाला गैप कितना बन रहा है, 3 का बन रहा है, तो इसका मतलब कितना आएगा, 3 आ जाएगा, तो इसके आंसर क्या आएगा, 3। अब यहाँ पर तो फिर भी आपको इजी बोले गए, यही क्वेश्चन एक बार ना बोर्ड में पूछा गया था, उन्होंने लिखा था, पता है ऑप्शंस क्या थे, मैं बता रही हूँ आपको ऑप्शंस क्या थे। ये सेम नंबर था, उसके ऑप्शंस थे जैसे कि एक था 3, -3, 8, -8, ऐसे ऑप्शन थे। बच्चे को समझ ही नहीं आया कि क्या लिखना है। सबसे पहली बात, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो नेगेटिव वाले के तो आपको एलिमिनेट कर देने, करना ही नहीं है, तो नेगेटिव वाला तो भी आंसर आएगा ही नहीं अगर ये ऑप्शन होता है, तो इसमें तो कोई नेगेटिव है नहीं। चलो क्लियर। अब यहाँ पर आपको बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस से कितना बन रहा है, 3, तो इसके लिए ऑप्शन क्या आया, ए। अब आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ, देखो सिंपल सी बात बोलूँ, वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस के लिए आपको क्या देखना है, एक्स का वैल्यू। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस होता तो मैं क्या देखती, वाई वाला वैल्यू, सिंपल, हमेशा उल्टा। ठीक है, ये ध्यान देना। नहीं भी समझ में आया या लगा कि नहीं मैम डर लग रहा है, तो ये वाला मैंने आपको समझा ही दिया कि आप इस तरीके से खुद को, लाइक इट टेक्स 1 मिनट, ज़्यादा लगेगा भी नहीं। ठीक है, फिगर यू ड्रॉ करके आप देख सकते हो क्या बन रहा है, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ द मोड of frequency distribution exceeds its mean by 12, if the mode exceeds its mean by 12, मतलब कि z माइनस एक्स बार आपको 12 दिया हुआ है, then mode exceeds by median its median by dash, तो अपने को निकालना है z माइनस एम इक्वल्स टू वॉट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बेशक यही पूछ रहा है। तो z माइनस एक्स बार इज 12। देखो बेटा, अब अपने पास ना एक फॉर्मूला रहती है ना, क्या रहता है अपने पास कि z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, यही फॉर्मूला रहती है हमारे पास। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू 3m को मैं यहाँ पर 2m माइनस 2x बार, आई मीन m प्लस 2m, तो z माइनस एम इज इक्वल्स टू 2m माइनस 2x बार। ठीक है, मुझे z माइनस एम निकालना है, z माइनस एम इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल दो, m माइनस एक्स बार। ठीक है, अगर मुझे m माइनस एक्स बार की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ मैं, इसको यहीं रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब सेम फॉर्मूला दोबारा लिख देती हूँ, z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, इन्होंने हमें रिलेशन बोला हुआ है z माइनस एक्स बार का, तो मैं एक्स बार को मतलब मीन को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, दोनों तरफ मैंने मीन को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो z माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 3m माइनस 3x बार हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, z माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12। ठीक है, तो यहाँ पे 12 लिख दूँ, 3 कॉमन निकाल दूँ, m माइनस एक्स बार 12/3 इज इक्वल्स टू m माइनस एक्स बार, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू m माइनस एक्स बार। आ गया, m माइनस एक्स बार कितना आया, 4, तो z माइनस एम 2 इंटू 4, तो z माइनस एम इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, आ गया 8, आंसर है बी ऑप्शन, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
if 1 comma 0 is one of the solution of the equation this one, then k equals to what? अच्छा ये तो easy है, 8x plus 3y plus 5k equals to 18. 1 comma 0 इज अ सॉल्यूशन, मतलब कि x comma y के साथ कंपेयर कर ले तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो x की जगह पे 1 लगा दो, y की जगह पे 0 लगा दो। 18, 3 इंटू 0 0, अच्छा 18 थोड़ी आएगा, 8 आएगा। अच्छा और ध्यान चला, वरना मैं काट लेती 18 18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5k इज इक्वल्स टू 18, ये 8 यहाँ पे रहने चला जाएगा। 5k इज इक्वल्स टू 18 माइनस 8, 5k इक्वल्स टू 10, k is equals to 10 by 5, that is k equals to 2। ठीक है, डन। चलिए fill in the blanks। देखो बेटा, अब इसके अंदर 5pa is equals to 3pa बार, ठीक है। तो pa, ये pa बार नीचे ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 3/5, है ना, ये 5 नीचे आ गया। अब इसका मतलब है कि pa जो है वो 3 के इक्वल में जा रहा है और pa बार जो है वो 5 के इक्वल में जा रहा है, ठीक है। हमसे पूछा गया pa बार की वैल्यू क्या होगी। अभी अपन को रेशो में दिया हुआ है, हमें इंडिविजुअल चाहिए, तो जब भी बेटा हमें इंडिविजुअल चाहिए होता है ना, तो उसकी जो वैल्यू है वो लिख देते हैं। तो pa बार की वैल्यू क्या बन रही है 5 अपॉन में, क्योंकि रेशो में है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा रेशो का, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, तो 5/8 इज द आंसर। यहाँ पे अगर आपको pa बोलते तो आप क्या लिख देते, 3/8 लिख देते, है ना, क्लियर। चलिए, a tangent of a circle intersects the circle at one point, the zeros of the p of x 3x minus 7, 0 is equals to 3x minus 7, 7 को यहाँ पे ले लो, 7 is equals to 3x, 7/3 is equals to x, क्या आ गया 7/3, जीरोस निकालना था, मतलब x वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट, the HCF of 20a square b and 30ab square is dash, फैक्टर्स लिख दो, 20a स्क्वायर b के क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 a स्क्वायर b, और 30ab स्क्वायर के 3 इंटू 10 ab स्क्वायर, तो एक तो 10 आ रहा है, a आएगा b आएगा, है ना, 10ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं आएगा, लोवेस्ट पावर लेना होता है HCF के अंदर, पावर हमेशा छोटा वाला लेना होता है। तो ए स्क्वायर और ए में छोटा कौन है ए, बी स्क्वायर और बी में छोटा कौन है बी, तो LCM HCF आया 10ab, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू टी देन कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट। देखो इनका एक रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का, तो साइन थीटा मतलब टी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, if the mode of the observations 15 17 23 28 23 25 19 28 x is 23, then x plus 7 is what। देखो अब मोड का मतलब क्या होता है, पॉइंट को समझो। मोड का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है। अब इन्होंने बोला है कि मोड जो है वो आपको 23 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये अगर मैं 23 गिनूँ तो इसमें रिपीटेशन क्या हो रहा है, 23 एक बार 2 बार, ठीक है, 28 एक बार 2 बार, और तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 25 एक ही बार है, और 9 10 15 सब एक बार है। तो अब ना
कंपटीशन है 28 और 23 में, क्योंकि 23 भी 2 बार है, 28 भी 2 बार है। z का मतलब मैंने क्या बोला, मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर z 23 है तो सीधी सी बात है x क्या होना चाहिए 23, तभी तो जाके वो 28 से ज़्यादा होगा ना, उनकी दोनों दो दो हैं, टाई है दोनों में, तो ये x क्या होना चाहिए फिर 23 होना चाहिए, तभी जाकर 23 का नंबर ज़्यादा हो जाएगा और z अपन 23 बोल सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 23। तो x + 7 दैट मीन्स 23 + 7 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। ओके, the probability of having 53 Mondays in the year 2020 is 3/7। ओके, देखो अभी एक साल में ना बेटा, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। 52 वीक्स, इसका मतलब 52 मंडेज तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अभी बात कर रहा है 2020 की। अब इस एक साल में दिन कितने होते हैं बेटा? अच्छा, नॉर्मली अपन देखते हैं तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 52 वीक्स में कितने दिन हो जाएंगे? तो 52 × 7 मतलब कि 364 डेज, ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं, अगर हम मान के चलते हैं कि नॉन लीप ईयर है, हमें पता नहीं 2020 कौन सा लीप ईयर है, नहीं है, हमें नहीं याद है, सोचना भी नहीं है, पॉइंट को समझो। अगर नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर में कितने दिन होंगे 365, और लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने दिन होंगे 366। तो 364 डेज तो होने ही होने हैं, मतलब कि इसमें से निकालो तो एक दिन का गैप आ रहा है, इसमें निकालो 2 दिन का गैप आ रहा है, ठीक है। अगर 2020 नॉन लीप ईयर होगा तो 1/7 का बनेगा प्रोबेबिलिटी। अगर 2020 366 डेज का होगा लीप ईयर तो 2/7 बनेगा। 3/7 तो किसी भी तरीके से आने के चांसेस ही नहीं है ना, 3/7 तो कहीं पे भी आने, 2 ही साल हैं लीप ईयर नॉन लीप ईयर, उसके बाद तो कुछ बनता ही नहीं है ना। इन्होंने बोला 3/7 होगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके लिए आंसर क्या आया बेटा? फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बच्चे यहाँ पे क्या सोचने बैठ जाएंगे, 2020 है, अच्छा कौन सा साल होगा, ठीक है, ये लीप ईयर होगा नहीं होगा, ये सब सोचने बैठ जाएंगे। हालांकि लीप ईयर था 2024, मैं भूल गई, छड्डो क्या फर्क पड़ता है। चलिए, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ p of x is equals to 3x² plus 5x minus 2 is 5/3। ओके, 3x² plus 5x minus 2, ax² plus bx plus c equals to 2 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -2। सम ऑफ द जीरोस बोल रहा है ये अपने को। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a -5/3। -5/3 आ रहा है, इन महाशयों ने अपने को बोला है 5/3, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट। फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, it is possible that HCF of AB is 15 and LCM of AB is 162। देखो बेटा, आपको क्या बोला ना कि समझो आपके पास a और b दो ऐसे इंटीजर्स हैं, एक तो क्या पॉसिबल है कि HCF 15 हो और LCM 162 हो। अब बच्चे बोलेंगे मैम हमें a और b पता ही नहीं है, हाउ कुड वी से कि वो है कि नहीं है। हमेशा ध्यान देना, HCF वुड बी डिविजिबल, सॉरी LCM वुड बी डिविजिबल बाय HCF, याद कर लेना। अगर LCM HCF से डिवाइड हो जाता है तो आपका आंसर आएगा यस, अगर नहीं तो नो। जैसे कि LCM कितना है 162 और ये 15, साफ साफ आ गया, पीछे 2 है यहाँ पे 15 है, डिविजिबल नहीं है, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, हम बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, मतलब आंसर क्या आया? फॉल्स। ठीक है, अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा ना बेटा तो आंसर ट्रू आएगा। तो आपको कभी भी कुछ भी दिया जाए, एक चीज़ ना फिर से नोट याद करो, मैं आपको नोट लिखवाती जा रही हूँ ना हर बार कुछ ना कुछ, मैंने बताया था आपको पहले, टिप्स ट्रिक्स बहुत कुछ मिलते जाएंगे। सबसे पहले तो याद कर लेना कि HCF हमेशा LCM के छोटा होता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें दिया जाए, समझो ये वाला दिया जाए, आपको बोले कि डिविजिबल तो है, मान लो डिविजिबल है, पर आपको HCF हायर नंबर दिया और LCM लोअर, तो भी गलती है। ठीक है ना, ध्यान देना। तो सबसे पहली बात तो HCF हमेशा LCM छोटा होगा,
और दूसरी बात, एलसीएम जो होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होगा एचसीएफ के, तभी जाके वो उनके क्या बोलते हैं उनको वो फॉलो करेगा, मतलब ए और बी को वो फॉलो करेगा। आई बात समझ में ये? ठीक है। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैविंग नो सॉल्यूशंस इज नॉट अ कंसिस्टेंट। हाँ ठीक है, देखो नो सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल c1/c2। इसका मतलब कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं नहीं, नो सॉल्यूशन में तो वो आएगा ना पैरेलल लाइंस। अच्छा ये वाला a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये आती हैं पैरेलल लाइंस। और कह रहा है कि पैरेलल लाइंस जो हैं इज नॉट अ कंसिस्टेंट। हाँ, वो पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आंसर नॉट अ कंसिस्टेंट, हाँ तो ये आ गया ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैंने बताया ये याद किया हुआ ऐसे करके, ICU करके। आई इसका मतलब कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, यू मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन, और सी मतलब कि कंसिस्टेंट। तो इनफाइनेटली मैनी और यूनिक ये दोनों कंसिस्टेंट है, बाकी पैरेलल इनकंसिस्टेंट। तो मैंने ऐसे IC करके लर्न किया हुआ है इसको, तो अभी लर्न कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, for a given AP, A25 minus A15 is 24. Find the common difference. A25 minus A15 is equals to 24. तो A plus 24D minus A plus 14D इक्वल टू 24। बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। A plus 24D minus A minus 14D इक्वल टू 24। ए कैंसिल आउट, 24 में से 14 गए, 10 10 10 10 10 वही बचेगा ना। हाँ 10 ही आया ना, अटक क्यों गई सपना तू? 10D इज इक्वल्स टू 24, D इज इक्वल्स टू 24/10, तो D की वैल्यू आ गई 2.4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, in the cyclic quadrilateral ABCD, एंगल A इक्वल टू एंगल C माइनस 40, फाइंड एंगल A। ठीक है, देखो क्वाड्रिलेटरल का एक तो ये होता है कि अपोजिट एंगल्स का प्लस 180 होता है, ये रूल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, ये रूल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। और ये महाशय हमें बोला कि एंगल A इक्वल टू एंगल C माइनस 40, ये एंगल C को अंदर ले लूँ मैं, तो एंगल A माइनस एंगल C इज इक्वल टू माइनस 40। करो एलिमिनेशन, टक्का, ये क्या हो गया? 2 एंगल A इज इक्वल्स टू 140, तो एंगल A इज इक्वल्स टू 140 बाई 2, तो एंगल A इज इक्वल टू 70। 70, मेरा र निकला 70। ठीक है, तो एंगल A क्या आया? 70। र र र र ओके, नेक्स्ट। The probability of getting a defective shirt in a lot of 400 shirts is 0.035. Find the number of defective shirts. अरे नहीं खरीदनी है डिफेक्टिव, क्यों खरीदे? Find the probability of getting a defective shirt. लॉट है, उसमें 400 शर्ट्स हैं, मतलब कि टोटल शर्ट्स कितनी हैं? 400। ठीक है, उसमें से जो डिफेक्टिव शर्ट्स की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी वो है 0.035। तो डिफेक्टिव शर्ट्स कितनी होंगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स इज इक्वल्स टू डिफेक्टिव शर्ट्स अपॉन टोटल शर्ट्स, ये बनेगी ना फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स अपॉन टोटल शर्ट्स। प्रोबेबिलिटी है 0.035, डिफेक्टिव शर्ट्स को x ले लेती हूँ, टोटल शर्ट्स 400, मल्टीप्लाई कर दो, 0.035 इंटू 400 इज इक्वल्स टू x, 35/1000
इंटू 400 इक्वल्स टू x, ये गया। ओके, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 7 इंटू 2 इक्वल्स टू x, तो कितनी शर्ट्स हैं? 14। 14 शर्ट्स जो हैं वो भाई साहब क्या हैं? डिफेक्टिव हैं। ठीक है, डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द algebraic sum of the deviation of all the observations from their mean is 0. आंसर इज 0। क्या मैम क्वेश्चन समझे या नहीं? आंसर बता रहे हो? देखो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि जो डेविएशन है, डेविएशन हमने डी निकाल, डी निकाल डी, तो कह रहा है कि डी का जब आप प्लस करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? तो हमेशा 0 मिलेगा। कैसे? देखो मैंने आपको है ना सेक्शन डी करवाया, किसका? पेपर 2 का। वो वाला क्वेश्चन निकाल देती हूँ आपको समझाने के लिए। देखो देखो मेहनत देखो कितनी आपके लिए कर रही हूँ मैं, और आप हो कि ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना रिकमेंड करते हो। कैसे हो यार आप लोग? देखो ये हमने डी निकाला था। ओके, अब देखो ये तीनों नेगेटिव, ये तीनों पॉजिटिव। मैं इन तीनों को प्लस करने जाऊँ, -9 -6 -3 +3 +6 +9, क्या हो गया? गया। तू भी जा, तू भी चला जा। आंसर क्या है? 0। कभी भी कोई भी सम उठा लो, आपको आंसर क्या मिलेगा? हमेशा 0 ही मिलेगा। आई बात समझ में बेटा? हमेशा आंसर क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा, क्योंकि डेविएशन हमेशा सेम आते हैं, साइन ऑपोजिट हो जाती है ना। बस यही पूछा है आपसे, और कुछ नहीं पूछा। डरो मत, मैम ने ऐसे लिख दिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन। अरे भाई तू फिर मत ना। ओके नेक्स्ट, angle formed at the center by the minute hand when it reached 20 minutes। ठीक है, 20 मिनट से पहुंचेगा तो उसका एंगल कितना बनेगा? देखो थ्री 360 डिग्री पे 60 मिनट्स है ना, 360 डिग्री पे 60 मिनट्स, तो ये कितना मिनट की बात? क्या 20? तो 20 मिनट पे कितना डिग्री बनेगा? तो 360 इंटू 20/60, 1 जा 6 जा, कितना आया? 120 डिग्री। है ऑप्शन? हाँ ये रहा, तो 23 का बी। सेम क्वेश्चन है, एंगल फॉर्म्ड बाय द सेंटर बाय द मिनट एंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 45 मिनट्स। ठीक है, तो 360 को 45 डिवाइड बाय 60, 1 जा 6 जा 6 5 जा 30, 3 कैरी 24, 27 270 है। हाँ ये रहा, तो 24 का सी ऑप्शन। डन, क्लियर हो गया आपका यहाँ पे सेक्शन ए ऑफ पेपर 3 कंप्लीट। तो चपाटी यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया पूरा का पूरा सेक्शन ए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मैं आपको पते की बात बताऊं, ये जो पेपर सॉल्व करती हूँ ना वो आप लोगों के सामने ही करती हूँ, मतलब कि ऐसे कोई भी प्रायरली नहीं है कि अच्छा इसका आंसर ऐसे निकलना है। लिटरली इसके लिए कई बार देखते हैं मुझसे गलतियां भी हो जाती है, क्योंकि सम्स करते हैं ना, तो बिल्कुल ये बिल्कुल रॉ वीडियो है, कैसे लाइव में होता है ये लाइव समझ लीजिए। बस का मेरे पास लाइव की कोई वो है नहीं, वेपन्स नहीं कि मैं लाइव आ पाऊँ आपके लिए, तो उस पर थोड़ा सा मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। तो वेल ये उसी तरीके से है, ठीक है, कोई भी प्रायरली नहीं होता है। हाँ क्वेश्चंस पूरे बना लेते हैं और फिर सीधा वीडियो ऑन करते हैं, सॉल्व करते हैं। गलतियां भी होती है, आपके सामने होती है, मैं कोई चीज नहीं छुपाती हूँ आपसे। तो इस तरीके से गलतियां नहीं छुपाने का रीजन ये है, मैं एडिट कर सकती हूँ बट नहीं छुपाने का रीजन ये है कि आपको पता चले कि गलतियां हम भी कर सकते हैं, तो मैम ने कैसे रेक्टिफाई किया था, है ना। बोलते ना फेलियर से इंसान ज्यादा सीखता है रेदर देन द सक्सेस। ओके, तो मैं आपको अपना फेलियर बता दूंगी, तो यहाँ पे मुझसे गलती हुई तो आपसे वो गलती ना हो। तो भाई वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
नए लेक्चर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। टिल देन क्या करना है आपको? यस एग्जैक्टली, कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।